हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय क्लास केमिस्ट्री विद विशाल सर। सभी स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री की क्लासेस में बहुत बहुत वेलकम है और आई होप कि आप तक अपनी पढ़ाई करते रहे होंगे, आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की होगी। तो हम अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग बात करें जो आपको समझ में भी आई होगी। तो हम मोल कंसेप्ट को पढ़ा रहे थे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम मोल निकालना सीख चुके थे। मोल हम वेट से भी निकाल चुके थे, मोल हम वॉल्यूम से भी निकाल चुके थे और साथ में मैंने एक डेरिवेशन भी आपको बताया था। वो डेरिवेशन था आइडियल गैस इक्वेशंस का। लेट्स बेटा अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए आप इक्वेशन ऑफ स्टेट जो आप निकाल के आए थे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्लियर। अब ये जो रिलेशन आता है इक्वेशन ऑफ स्टेट का, ये रिलेशन कहाँ पर आता है या हमें कहाँ पे यूज़ करना है? हमें यूज़ करना है जब कभी भी हमें एनटीपी की कंडीशंस को, नॉर्मल टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को एसएटीपी में कन्वर्ट करना है, एसएटीपी में कन्वर्ट करना है। या अगर हमारा एसएटीपी आया और मुझे उसको एनटीपी में कन्वर्ट करना है तो हम इस वाली इक्वेशंस को फॉलो करेंगे। एनटीपी या एसटीपी को करेंगे एसएटीपी में या एसएटीपी को करेंगे एनटीपी में। क्लियर। यहां से निकल के आया इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो सबसे पहला बेटा इसका क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छा सा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम आपको देखें, सबसे पहले आपसे बताऊं, क्वेश्चन पूछेगा कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम 1 मोल ऑफ गैस, कैलकुलेट द वॉल्यूम 1 मोल ऑफ गैस एट STP कंडीशंस, STP कंडीशंस या STP कंडीशंस। मतलब STP कंडीशन पे आपको 1 मोल गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है। मेरी बात समझना, मतलब किस वाली कंडीशन पे फाइंड करना है? STP कंडीशन पे। इसका मतलब ध्यान से समझो, इस वाली कंडीशन पे आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए, जब आपको एसटीपी पे निकालना है तो ये चीज जो 1 मोल दिया गया है, वॉल्यूम आपको दिया गया है या वॉल्यूम आपको निकालना है, वो किस कंडीशन पे निकालना है बेटा? एसटीपी कंडीशन पे। इसका मतलब जिस कंडीशन पे मुझे निकालना होता है ना, उस कंडीशंस को हम पहले मानते हैं कि मुझे इस कंडीशन पे निकालना है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जैसे एसटीपी पे निकालना है तो आप समझो कि आपको एसएटीपी को एसटीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या एनटीपी को एसएटीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि जिस कंडीशन में आपको निकालना होगा उस कंडीशन करने में आपको बस यही कंफ्यूजन होगा कि सर आपने डायरेक्ट बोल दिया कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी कंडीशन। तो बेटा जिस कंडीशन में आपको बोला जाए ना, तो आप समझ लेना कि उस कंडीशन में मुझे निकालना है। क्या उस कंडीशन पे निकालना है। अगर उस कंडीशन पे निकालना है तो सबसे पहले मुझे वो कंडीशन बनानी पड़ेगी। अगर एसटीपी पर निकालना है तो मुझे एसटीपी बनानी पड़ेगी और एसटीपी बनाऊंगा एसएटीपी से। समझ आई ना बात? इसका मतलब ध्यान से समझो, आपने मेरे से बोला क्वेश्चन में, मैं इसलिए टाइम ले रहा हूं आप समझें कि आपको 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकालना है, वो भी निकालना है एसटीपी पर। तो जिस कंडीशन पे निकालने के लिए बोला जाए ना, आप समझ लेना कि उस कंडीशन पे मुझे निकालना है और वो कंडीशन को एसटीपी कंडीशन होगी। तो वो एसटीपी कंडीशन आएगी कहां से? मेरे पास तो पहले से नहीं होगी। वो कंडीशन मुझे बनानी पड़ेगी एसएटीपी से। किससे? एसएटीपी से। तो अब जब कंडीशन चेंज करते हैं तो कंडीशन चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है? इक्वेशन ऑफ स्टेट। बेटा कौन सा? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास ये वाला पोर्शन है, तो इस वाले पोर्शन को बोलूंगा नॉन एसटीपी, या तो बोलूंगा नॉन एसटीपी, ये एसटीपी नहीं है, या मैं इसे बोल दूंगा एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिडेंट टेम्परेचर प्रेशर। और जिसमें मुझे निकालना है वो बाद वाला,
ध्यान रख लेना बस बेसिकली, अगर गांव की लैंग्वेज से हम बात करते हैं, छोटा सा सिंपल लैंग्वेज, कि जिससे निकालना है वो पहले और जिसमें चेंज करना है वो बाद में। तो ये इस कंडीशन हो जाएगी मेरी एसटीपी। इसका मतलब मुझे इस वाली कंडीशन पे निकालना है, इसको चेंज करना है, यानी कि एसएटीपी को एसटीपी में चेंज करना है। तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब हम यहां से कैलकुलेट करना शुरू करें, तो नॉन एसटीपी या एसएटीपी को एसटीपी में कन्वर्ट करूं, बिल्कुल। अब ये जो मेरा नॉन एसटीपी है या एसएटीपी है, इसके अंदर प्रेशर कितना होता है बेटा? 1 atm। प्रेशर तो सबका सेम होता है ना, आपको दोनों चीज लिखवाई थी। तो प्रेशर कितना होता है बेटा? प्रेशर होता है इसका 1 atm, तो मैंने यहां पे 1 रखा। वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है, वॉल्यूम तो फाइंड करना है, अपॉन T1 कितना है एसएटीपी पर? 298 इज इक्वल टू एसटीपी पर प्रेशर कितना होता है? 1 atm। आप जानते हैं प्रेशर तो सेम होता है। वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम आपको दिया 1 मोल गैस का वॉल्यूम, बेटा 1 मोल गैसेस का वॉल्यूम आपको अभी फाइंड करना है, अभी हम आपको सिखाएंगे। और टेम्परेचर आ जाएगा 273 केल्विन हो जाएगा। अब सबसे पहले 1 मोल का वॉल्यूम निकालिए। तो फॉर्मूला आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। बेटा नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, तो कितना आ गया? 22.4। इसका मतलब वॉल्यूम इन लीटर की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा? 22.4। इसका मतलब ये आ गया, यानी कि वॉल्यूम कितना आ गया बेटा मेरा? वॉल्यूम आ गया मेरा 22.4। क्लियर? ये तो पूरी एसटीपी की कंडीशन है। एसटीपी पर प्रेशर भी आप 1 atm लेते थे, टेम्परेचर भी 273 केल्विन लेते थे, और वॉल्यूम भी आपका 1 मोल का निकल के आ गया 22.4। P1 अगर एसएटीपी की बात करो तो एसएटीपी का प्रेशर भी 1 atm होता है, वॉल्यूम आपको निकालना है, टेम्परेचर आपका 298 है। क्लियर? तो आपस में क्या इनकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई V1 इंटू 273 इज इक्वल टू 298 इंटू 22.4। बस आपको क्या करना है? V1 निकालना है, तो 298 इंटू 22.4 अपॉन 273 से डिवाइड कर दो। इससे क्या निकल करके आ जाएगा? इससे आपका वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। आया कि नहीं आया? इससे जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा? वॉल्यूम। किस कंडीशन पे? एसटीपी कंडीशन पे। तो जिस कंडीशन पे निकालना है उस कंडीशन को बाद में, और जिस कंडीशन से पूछा जाएगा, अब एसटीपी पर पूछा गया है तो मुझे एसएटीपी को कन्वर्ट करना है एसटीपी में। दैट्स क्लियर? अगर एसएटीपी पर पूछा जाता तो एसटीपी को कन्वर्ट करना एसएटीपी में। तो इस तरह से हम इक्वेशंस ऑफ स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, और आपको आज क्वेश्चन मिल ही जाएंगे जिसमें आप सारे क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद बेटा ये सारी इक्वेशंस यहां पे सॉल्व हो चुकी हैं। इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ स्टेट को फॉलो कर सकते हैं। बस आपको P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं फटाफट टॉपिक, आप इसको नोट कीजिएगा। तो लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी, कि हमारा वेट और वेपर डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होने वाला है, या इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। इस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करके चलेंगे एक एक चीज। तो सबसे पहले बात करी मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी। चलो आपको इतना तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि मॉलिक्यूलर वेट तो आपको निकालना आता ही है। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या आप मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल सकते हैं ना। तो मॉलिक्यूलर वेट को MW से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपने एग्जांपल ले लिया मुझसे, आपने ले लिया H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आप निकाल सकते हैं, यानी कि 2 तो हाइड्रोजन के हो जाएंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। एक सल्फर का कितना होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का 64, तो शायद आ जाएगा 98। इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर वेट तो आप निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। अगर मैं आपसे एग्जांपल में ले लूँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप निकाल भी चुके हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 44। क्लियर? चलो ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट तो आप निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालना है। तो सबसे बड़ी इसके अंदर नेक्स्ट आता है वेपर डेंसिटी, कि बच्चों वेपर डेंसिटी क्या होती है। बहुत आसान है, आपसे मैंने वेपर डेंसिटी के बारे में पूछा
कि वेपर डेंसिटी होती क्या है। अब तो मैं आपको बताऊं, वेपर डेंसिटी कुछ नहीं होता, अगर मैं कॉमन वे में बात करूं, कि जो भी आपको गैसेस सब्सटेंस की डेंसिटी होती है ना, उस डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए, उसी को ही बोलते हैं वेपर डेंसिटी। सपोज करो, मैं मान के चल रहा हूं, वेपर डेंसिटी होती क्या है कि आपके पास कोई भी गैसियस सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, उस गैसियस सब्सटेंस की कोई ना कोई डेंसिटी होगी, बिल्कुल होगी। तो उस गैसियस सब्सटेंस की डेंसिटी को आप हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशंस की बात करूं तो इसकी डेफिनेशंस इसके अंदर क्या बनेगी, तो ये डेफिनेशंस बनने वाली हैं, द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ gaseous substance। अगर बेटा किसी भी स्टूडेंट को बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई देता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। द रेशो, या कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आता, द रेशो ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैसेस सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस density of hydrogen gas is called vapor density। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, is called vapor density। ये vapor density की डेफिनेशन होती है, इसी को ही हम vapor density बोलते हैं। the ratio of the density of the gaseous substance, the ratio of the density of gaseous substance and density of the hydrogen gas is called vapor density, is called vapor density। उसी को ही बेटा क्या बोल देते हैं, उसको हम vapor density बोल देते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि vapor density का फॉर्मूला कैसे बनेगा। vapor density का फॉर्मूला बनेगा, vapor density को VD से लिखेंगे, VD vapor density is equal to density of gaseous substance या density of सीधा gaseous substance, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बेटा कि डेंसिटी ऑफ गैसियस सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की डेंसिटी जो होती है बेटा वो फिक्स होती है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि इसका नया फॉर्मूला मैं कैसे तैयार करूंगा, कैसे कि Vd इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि आप वेपर डेंसिटी निकालोगे तो डेंसिटी ऑफ द गैसियस सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो ये रिलेशन जो निकल के आ जाएगा, ये रिलेशन निकल के आ जाएगा वेपर डेंसिटी का। क्लियर। ये जो कंप्लीट रिलेशन किसका आएगा बेटा, ये कंप्लीट रिलेशन आ जाएगा वेपर डेंसिटी का। अब मैं बात करूं, चलो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी तो आप निकाल सकते हैं, पर हाइड्रोजन की डेंसिटी, अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। वेपर डेंसिटी तो आपको पता चल गया, आप खुद कह दोगे कि जो कोई भी गैसियस सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी और हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी का रेशो वेपर डेंसिटी कहलाता है। अब मुद्दा यह है कि सर डेंसिटी कैसे निकालें या हाइड्रोजन की डेंसिटी कितनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको डेंसिटी की बात करता हूं कि डेंसिटी क्या होती है। देखिए डेंसिटी को समझने की बात करते हैं कि डेंसिटी वर्ड है क्या बोलते हैं डेंसिटी को। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूंगा, द मास या द ग्राम मास पर यूनिट वॉल्यूम, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। 10th क्लास में भी पढ़ते थे बेटा इसी को, जो द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। कैसे, अब इसको समझिए। जैसे सपोज करो आपके पास 2 बीकर हैं, ये आपके पास 2 बीकर आ गए, ठीक है, और इन 2 बीकरों को मैंने इस तरीके से बना रखा है। क्लियर। ये 2 बीकर है, दोनों बीकर के अंदर मैंने 1-1 लीटर वाटर को फिल कर दिया।
क्या कर दिया, 1-1 लीटर वाटर को फिल कर दिया। यहाँ पे आ गया 1 लीटर, और यहाँ इस तरीके से मैंने माना, इस तरीके से देखो, यहाँ भी मेरा क्या है बेटा, 1 लीटर, यानी कि दोनों का फिक्स वॉल्यूम है, दोनों का फिक्स वॉल्यूम है। अब 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर मैंने बहुत सारे ये पार्टिकल डाल दिए, ब्लू कलर की बॉल्स दिखाई दे रही है ना, इस तरह से मैंने 6 बॉल डाल दी, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर 8 बॉल्स हैं, जबकि दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो आपको यही तो बताना है कि इनमें से कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, बस दोनों के अंदर नंबर ऑफ बॉल अलग अलग है। तो बताइए इनकी डेंसिटी क्या क्या होगी। तो हम अगर अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें बेटा, तो डेफिनेशन में द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, कि मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को बेटा डेंसिटी बोला जाता है। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना सब्सटेंस का मास होगा, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना सब्सटेंस का मास होगा, वही उसकी क्या होती है, डेंसिटी, वही क्या होती है बेटा, डेंसिटी होती है। अब सपोज करो मैंने इस वाले में बोला कि मेरे पास 6 बॉल है, और यहां पे मैंने माना यहां इसके पास 8 बॉल है। मेरी बात समझना बेटा, बहुत इजी टॉपिक समझा रहा हूं। अब सपोज करो जब इसके अंदर 6 बॉल है और ईच बॉल का मास मैंने m1 मान लिया, सेकंड बॉल का मास मैंने m2 मान लिया, थर्ड बॉल का मास मैंने m3 मान लिया, इसका बॉल का मैंने m4 मान लिया, फिफ्थ बॉल का मास मैंने m5 मान लिया, सिक्स बॉल का मास मैंने m6 मान लिया। तो टोटल मास कैसे निकालोगे, टोटल मास आप ऐड कर दोगे, टोटल मास आप ऐड कर दोगे। तो सर आप बोल दोगे कि m नेट इज इक्वल टू कितना, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 प्लस m6। तो इस तरह से मास निकल के आ जाएगा। अगर मैं उसी तरीके से जोड़ूं तो उनकी भी फर्स्ट बॉल का m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 सेकंड वाले के लिए, तो टोटल कितना आ जाएगा उसके लिए भी, m नेट इज इक्वल टू, यानी कि m1 से स्टार्ट करेंगे करते करते m8 तक आ जाएगा। तो बताइए उसमें मास ज्यादा है या इसमें मास ज्यादा है, फर्स्ट वाले बीकर का मास ज्यादा है या बेटा सेकंड वाले बीकर का मास ज्यादा है, सेकंड वाले बीकर का मास ज्यादा है। सेकंड वाले बीकर का मास ज्यादा है, इसका मतलब जिसका मास पर यूनिट वॉल्यूम में मास ज्यादा, उसकी डेंसिटी ज्यादा, उसकी डेंसिटी ज्यादा। तो यानी कि बात समझ में आई कि डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, डेंसिटी मास पे डिपेंड कर रही है। जिसमें सबसे ज्यादा मास होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। आप एग्जांपल ले लीजिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम लीजिए, 1 किलो का लोहा ले लो, 1 किलो का लिक्विड ले लो और 1 लीटर की गैस ले लो, वॉल्यूम फिक्स है सबके। पर लेकिन मुझे यह बता दीजिए सॉलिड के अंदर 1 किलो के अंदर पार्टिकल ज्यादा आएंगे तो उनका मास ज्यादा होगा, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में कम होगा, और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस में सबसे कम होगा। इसका मतलब सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है बहुत क्लोजली पैक्ड है, और जब बहुत वो ज्यादा वो क्लोजली पैक्ड है तो उसका मतलब वहां पे पार्टिकल बहुत ज्यादा है, और जहां पार्टिकल ज्यादा होंगे तो वहां मास ज्यादा होगा, और जहां मास ज्यादा होगा वहां डेंसिटी ज्यादा होगी। तो डेफिनेशन बिल्कुल सही है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, जो आपको मैंने यहां पे समझाया है। तो बताइए दोनों बीकर्स में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले बीकर की या सेकंड वाले बीकर की, सेकंड वाले बीकर की। तो सपोज करो जो आपका फर्स्ट बीकर है उसकी डेंसिटी को आपने D1 मान लिया और सेकंड बीकर की डेंसिटी को D2 मान लिया, तो आप यहां पे कंक्लूजन में लिखते हो कि D2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D1, कि D2 की डेंसिटी D1 से ज्यादा होगी। दैट्स क्लियर। तो यानी कि इसका आपको डेंसिटी समझ में आ गया होगा कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब इसका मतलब मैं इसका फॉर्मूला बना सकता हूं, कैसे, डेंसिटी इज इक्वल टू, बेटा वेपर डेंसिटी नहीं है, ये सिर्फ अभी डेंसिटी है किसकी, गैसियस सब्सटेंस की। जब आप किसी भी सिंगल गैसियस सब्सटेंस के लिए डेंसिटी निकालेंगे ना तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। यानी कि इसका मतलब मैं बोल सकता हूं D इज इक्वल टू मास अपॉन M अपॉन V। प्लीज प्लीज आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, डेंसिटी का, खाली डेंसिटी, वेपर डेंसिटी नहीं। अब आपको फॉर्मूला पता लग गया कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम,
क्या आपकी यूनिट निकाल सकते हैं? हाँ, यूनिट निकाल सकते हैं। अगर मैं मास को किलोग्राम में ले लूं और वॉल्यूम को लीटर में ले लूं तो क्या बोलोगे? किलोग्राम पर लीटर, यानी क्या बोलोगे? किलोग्राम पर लीटर। मतलब बोल सकते हो किलोग्राम लीटर इनवर्स, क्योंकि ये पावर ऊपर चली जाएगी। दैट्स क्लियर। अगर मैं सपोज करो मास को किलोग्राम ना लेकर के मास को ग्राम में लूं, मास को अगर मैं ग्राम में ले लूं तो जब अगर मैं मास को ग्राम में ले लूंगा तो ग्राम लीटर इनवर्स, ग्राम लीटर इनवर्स, ये इसकी ऐसा यूनिट भी हो सकती है डेंसिटी की। कुछ बात समझ में आई? इससे आगे की फटाफट अब कहानी शुरू करते हैं। तो आपका डेंसिटी निकल के आ गया। अब ये डेंसिटी की वैल्यू मैं वेपर डेंसिटी के अंदर रखूंगा। डेंसिटी मैंने निकाल लिया, आपको डेंसिटी बता दिया। अब इस डेंसिटी की जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं वेपर डेंसिटी के अंदर। तो आप पढ़ भी चुके हैं कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैसियस सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल क्लियर। अब डेंसिटी ऑफ गैसेस m अपॉन v, यानी कि मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, और ये मास भी गैसियस सब्सटेंस का होगा और वॉल्यूम भी गैसियस सब्सटेंस का होगा। ये हो गया। d की जगह मैंने क्या रख दिया? m अपॉन v। d की जगह रख दिया बेटा m अपॉन v, सब्स्टिट्यूट कर दिया। साथ में क्या बचा? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। एक रिलेशन ये तैयार हो गया वेपर डेंसिटी का। क्लियर। तो यानी कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द गैसियस सब्सटेंस अपॉन, मास ऑफ द गैसियस सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैसियस सब्सटेंस इनटू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या ये सब्सटेंस, ये फॉर्मूला समझ में आ गया? यानी कि ये फॉर्मूला वेपर डेंसिटी का मास के रिलेशन में आ चुका है। यहां भी काम आने वाला है। ये कुछ नहीं कर रहा बेटा, उसमें डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो गैसेस सब्सटेंस है उसकी वैल्यू पुट करी है मास अपॉन वॉल्यूम में। हाइड्रोजन की डेंसिटी अभी मुझे पता ही नहीं है, वैसे फिक्स होती है हाइड्रोजन की डेंसिटी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन की जो डेंसिटी होती है वो हाइड्रोजन की डेंसिटी फिक्स होती है। कैसे? अगर आप देखें डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, अगर आप याद करना चाहें डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो होती है वो होती है 0.000082 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। मेरी बात समझ लेना। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.00082 ग्राम पर ml। या अगर मैं इसको क्या करूंगा, लीटर के अंदर करूंगा, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो और भी कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको इतना रख लेना है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इस तरह से आ सकती है। यानी कि अगर मैं यही वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूं तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ द गैसियस सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैसियस सब्सटेंस इनटू 0.00082, 0.00082। इस तरीके से यहां पर वेपर डेंसिटी आ जाएगी। क्लियर। यहां जाकर के मेरी यहां वेपर डेंसिटी निकल चुकी है। यानी कि वेपर डेंसिटी मैंने बता दिया क्या होता है, रेशो ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैसेस सब्सटेंस अपॉन रेशो ऑफ द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी और गैसेस सब्सटेंस की डेंसिटी का रेशो ही वेपर डेंसिटी कहलाता है। फिर मैंने उसमें डेंसिटी निकाली, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना मास बेटा प्रेजेंट होगा उसी को हम डेंसिटी बोलेंगे। वो डेंसिटी की वैल्यू मैंने वेपर डेंसिटी के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। अभी इन दोनों के बीच में इतना रिलेशन आ चुका है, आप इसे नोट कीजिएगा। पता चल गया वेपर डेंसिटी मास ऑफ द गैसेस सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम इनटू हाइड्रोजन की डेंसिटी कितना, 0.00082 ग्राम पर ml। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले आपने वेपर डेंसिटी जो है, अब सीधा जो रिलेशन देखा वो आपने देख लिया कि डेंसिटी ऑफ द गैसेस सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके बाद और भी कुछ रिलेशन होते हैं जिसमें आप वेपर डेंसिटी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? अब यहां पे हम डेंसिटी की बात नहीं करेंगे, वेपर डेंसिटी को निकालने के लिए वॉल्यूम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम की। कैसे? वेपर, ये टॉपिक है, इसके अंदर वेपर डेंसिटी पूरा रिलेशन है, वेपर डेंसिटी बाय द वॉल्यूम, बाय द वॉल्यूम, बाय द वॉल्यूम। ये कैसे आएगा? हम देख रहे हैं सबसे पहले
हम यही आप जानते हैं कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैसेस सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, या मासेस ऑफ द गैसेस सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैसेस सब्सटेंस, जो भी आएगा, ठीक है, इनटू इसके लिए हाइड्रोजन के लिए भी क्या करते थे, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हम इसके लिए भी लिख सकते थे कि यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि मासेस ऑफ द गैसेस सब्सटेंस, मासेस ऑफ द गैसेस सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ द masses of the hydrogen gas upon volume of the hydrogen gas, इस तरीके से, ठीक है ना। एक बात समझ लेना, सबसे पहले इनके बीच में मुझे रिलेशन बताना है। अब ये रिलेशन मैंने कुछ नहीं किया, आपको कंफ्यूज लग रहा होगा कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द गैसियस सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैसियस सब्सटेंस इनटू मास ऑफ द, ये तो इनटू में यहां पे हाइड्रोजन आता था ना, तो मास ऑफ द हाइड्रोजन सब्सटेंसेस या हाइड्रोजन गैसेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैसेस। क्लियर। सपोज करो मैंने मान लिया जो आपकी गिवन गैस है, गिवन गैस उसका मास जो है वो सेम है, मतलब जो गिवन गैस है उस गैसेस का मास और हाइड्रोजन का मास वो बिल्कुल सेम है, दोनों को बराबर दे दिया गया है। अगर सपोज करो गैस मेरी x ग्राम है तो हाइड्रोजन गैस भी मैं x ग्राम को लूंगा, मैं मान के चल रहा हूं। क्लियर। इस रिलेशन पे आ जाइए। मैंने इस वाले रिलेशन में कुछ नहीं करा बेटा, आप कंफ्यूज मत होना। जो वेपर डेंसिटी है उसके अंदर यही फॉर्मूला रखा कि मास ऑफ द गैसियस सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैसियस सब्सटेंस इनटू मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है। अब मैंने मान लिया इस वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा जो गैसेस सब्सटेंस है उसका मास और जो हाइड्रोजन का मास है वो बिल्कुल इक्वल है, मतलब इक्वल क्वांटिटी में दिया गया है। तो जब क्वांटिटी में इक्वल है तो ये वाली अगर वैल्यू पुट करूं तो दोनों मास आपस में कैंसिल आउट होंगे कि नहीं होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वेपर डेंसिटी कितना आ जाएगा? वेपर डेंसिटी आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस या वॉल्यूम ऑफ मिलीलीटर ऑफ गैसियस सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ मिलीलीटर गैसियस सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये रिलेशन निकल के आ जाता है। मतलब वॉल्यूम के बीच में रिलेशन आएगा। अब की बार मास का रिलेशन नहीं है बेटा इसके अंदर। अब की बार जो रिलेशन है वो रिलेशन सिर्फ वेपर डेंसिटी को निकालने के लिए वॉल्यूम वाला रिलेशन है कि हमारे गैसेस सब्सटेंस का वॉल्यूम दे देगा और गैसेस सब्सटेंस हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम दे देगा। तब आपको फॉर्मूला लगाना है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ml ऑफ गैसियस सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ml ऑफ हाइड्रोजन गैसेस। तो रिलेशन आ गए ना। ये कितने, एक तो ये रिलेशन हो चुका है, ये वाला और ये वॉल्यूम वाला रिलेशन हो चुका है। ठीक है ना। अब सोचोगे सर इसमें से मास कहां गया? बेटा मास को मैंने इक्वल मार्क लगा के कैंसिल आउट कर दिया। मास को इक्वल करके मैंने क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट होने के बाद सिर्फ आपके पास क्या रिलेशन बचा? आपके पास वॉल्यूम का रिलेशन बचा। क्लियर। अब मैं थोड़ा सा और रिलेशन निकालना चाहता हूं और ये आपका डेंसिटी के लिए लास्ट रिलेशन है। इसके बाद सिर्फ डेंसिटी के बेस्ड मोल के क्वेश्चन हो जाते हैं और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंसिडर हो जाएगा कौन सा? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें यहां पर आप देखते हैं, आप मुझे रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट ऐसे लगाते हैं हम कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे? अब ऐसा लिख सकते हैं हम, सीधा रिलेशन मैं आपको बताऊंगा कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, ठीक है ना। सबसे पहले वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ गैसेस या 1 मोल ऑफ गैसेस सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहां से असली रिलेशन निकल के आएगा जो आपके क्वेश्चन के काम आएगा। ये वाला पहला रिलेशन मास बाय वॉल्यूम,
दूसरा रिलेशन वॉल्यूम, तीसरा रिलेशन मॉलिक्यूलर वेट। इतना तो, और सारा मैं करने के बाद आपको एक चार्ट दूंगा और चार्ट के अंदर उसे फटाफट बना लेंगे। तो वेपर डेंसिटी में मान के चलूं तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर ऑफ यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द 1 मोल ऑफ गैसेस सब्सटेंस। तो 1 मोल ऑफ गैसेस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट तो मैंने mw मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसेस सब्सटेंस। दूसरा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हाइड्रोजन गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हाइड्रोजन गैस। शायद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस आप जानते भी हैं, कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करिए, ना कि एटम की बात करिए। किसकी बात करिए? मॉलिक्यूल की। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 है ना। तो बताइए, एक हाइड्रोजन का वेट 1 होता है तो 2 का कितना होगा? 2। तो यानी कि इसका 1 मोल है, इसको 2 और इसको मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2/1। तो कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2। याद रख लेना, फिक्स होता है बेटा। तो यानी कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैसियस सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हाइड्रोजन। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि इस तरह से रिलेशन आ गया, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 के मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, यानी कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। दैट्स क्लियर? बिल्कुल, ये अच्छा रिलेशन है कि वेपर डेंसिटी के अंदर जो आपका गैसेस सब्सटेंस दिया जाएगा उसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपको 2 ऐसे भी नहीं लिखता, पता होना चाहिए 2 आया कहां से, क्योंकि ये 2 जो है वो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट है, वो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट है, वहां से 2 निकल के आया। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। क्लियर? अगर इससे मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहूं तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वेपर डेंसिटी इंटू 2, वेपर डेंसिटी इंटू 2। ये कंप्लीट रिलेशन होता है किसका? वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट का। सारे रिलेशन में अभी एक चार्ट की फॉर्म में आपको बना रहा हूं, इसे करिए आप। बेटा जितने भी अब हमने फॉर्मूले पढ़े थे रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी के, उनको एक बार हम चार्ट की फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस इज सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब ये तो सीधा फॉर्मूला हो गया, जब आपको दोनों गैसेस की डेंसिटी दे देगा, हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी आपको पता ही होती है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा लोगे। पर लेकिन मुझे कभी कभी क्या होगा, गैसेस सब्सटेंस की डेंसिटी ना दे करके गैसेस सब्सटेंस का मुझे मास पता होगा, वॉल्यूम पता होगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ गैसियस सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस इनटू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है? 0.0082 ग्राम पर ml। ये फिक्स होती है बेटा, ये आपको याद रखनी है कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.00082 ग्राम पर ml। बात बिल्कुल सही है। अगर इन वॉल्यूम रिलेशन की बात करूं, इन वॉल्यूम रिलेशन, जो वॉल्यूम रिलेशन है, तो वॉल्यूम रिलेशन के अंदर वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। बेटा अब मैं वॉल्यूम के अंदर बात कर रहा हूं, मैं मास को लेकर नहीं बात कर रहा। वहां पे मास और वॉल्यूम दोनों ले रहे थे, अब की बार जो लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हमें गैसेस सब्सटेंस का वॉल्यूम भी दे देगा और हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम भी दे देगा। और ऐसी सिचुएशन मैंने लेक्चर में बताया था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हाइड्रोजन गैस का मास और गिवन गैसेस का मास जो है सेम माना था, जिससे मास से मास कैंसिल आउट हो गए थे, तो आ गया था वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ द गैसेस सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ द हाइड्रोजन गैसेस। दैट क्लियर? उसके बाद इन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिलेशन, इन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिलेशन। अब मुझे क्या है, वॉल्यूम ना दे करके मॉलिक्यूलर वेट का रिलेशन बताएगा। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गिवन ग्राम सब्सटेंसेस या गैसेस सब्सटेंसेस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर बेटा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैसियस सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैसेस। अब आपको पता है कि गैसियस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया है कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना है किसी भी सब्सटेंस का। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैसियस सब्सटेंस अपॉन 2 कहां से आया? आप निकाल के देख लीजिए कि हाइड्रोजन गैस का जो आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2 होता है। क्यों? हाइड्रोजन का एटम 1, तो
उसका मास 1, हाइड्रोजन के एटम 2 तो मास 2। और जो गैस मॉलिक्यूल बनता है 2 एटम के मिलने से बनता है, यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बोले तो H2 की वजह से उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, 2 आता है। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। ये सारा का सारा रिलेशन आपको टेबुलर फॉर्म में अपनी कॉपी के अंदर बनाना है, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी के बेस पर बनने वाले न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है तो न्यूमेरिकल के बिना तो काम चलने वाला है नहीं, हमें हर टॉपिक के न्यूमेरिकल लेनेंगे। उसके बाद हम लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा, हम अब इसी रिलेशन पे हम मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्योंकि जितने भी हमने रिलेशन पढ़े हैं, अगर हम उन पे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तभी तब जाकर के चैप्टर हमें क्लियर होगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला किस जगह अप्लाई करना है। ठीक है, तो ठीक है, अब वही है हमें कि रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं, पहला फर्स्ट क्वेश्चन, कि सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आराम से समझिएगा। इफ द सबसे पहले इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 ग्राम ऑफ गैस is 1 liter. If the volume of 2 gram of gas is 1 liter, यानी कि किसी गैस जो 2 ग्राम गैस का वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट, कि वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट उस गैस का क्या होगा। तो मस्ट क्वेश्चन रीडिंग मस्ट, सबसे पहले इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 ग्राम ऑफ गैसेस इन 1 लीटर, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट। मतलब एक गैस है जो वेट में 2 ग्राम है, मतलब 2 ग्राम गैस का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो उसका वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट आपको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखिए आप, सॉल्यूशन तैयार करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी कि V कितना है बेटा, 1 लीटर, V लीटर यानी कि 1 लीटर। इसके आप सबसे पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो मिलीलीटर में आ जाएगा 1000 मिलीलीटर। आप जानते भी हैं 10th क्लास से रिलेशन। वेट ऑफ द गैस यानी कि मास ऑफ द गैस, तो मास ऑफ गैस कितना हो गया, मास ऑफ गैस जो हो गया वो हो गया 2 ग्राम। तो सबसे पहले इस गैस का मुझे क्या निकालना है, इस गैस का निकालना है डेंसिटी। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, मुझे तो वैसे तो वेपर डेंसिटी फाइंड करना है, पर मुझे वेपर डेंसिटी को फाइंड करने के लिए डेंसिटी चाहिए। आप क्या लिखोगे कि डेंसिटी ऑफ द गैसेस सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन गैसेस, जो आप जानते हैं। तो पहले आप इससे डेंसिटी निकालिए। तो आप कॉमन डेंसिटी जानते हैं, कॉमन डेंसिटी कितनी होती है, कॉमन डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। कॉमन डेंसिटी कितना होता है, कॉमन डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब बेटा मास कितना है, मास है मेरे पास, आपने निकल गया 2 ग्राम हो गया। उसके बाद वॉल्यूम कितना आया 1000, वॉल्यूम आ गया 1000, 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3 कितना आ गया 0.02 ग्राम पर ml, ये आपकी डेंसिटी आ गई है। क्या आप इससे वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं, आपके पास मास था 2 ग्राम, वॉल्यूम 1000 ml, करके देख लिया तो 0.002 ग्राम पर ml आ गया। आपको निकालना है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, वेपर डेंसिटी फॉर्मूला लगा रहा हूं, सॉल्यूशन अपने आप कर रहा है आपको, क्योंकि सिखा चुका हूं। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैसेस सब्सटेंस
तो यहां निकलेगा बेटा डेंसिटी ऑफ द गैसेस सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस, गैसेस सब्सटेंसेस, ये निकल के आया है, तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस 0.002, ठीक है, हाइड्रोजन का 0.00089, इससे डिवाइड कर लें, इससे आपकी वेपर डेंसिटी आ जाएगी। कितना आ जाएगा बेटा? वेपर डेंसिटी। अगर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वेपर डेंसिटी जो आएगी वो आएगी 22.4। कितनी आ जाएगी? 22.4। यानी कि वेपर डेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन वे में मुझे डेंसिटी निकालना पड़ा, क्योंकि मुझे वॉल्यूम और मास दे दिया था, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। इस तरीके से मैंने ये निकाल लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, वेपर डेंसिटी निकालने के लिए वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया। ये रहा कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैसेस सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन गैस। उसके बाद निकालना है मुझे मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट यानी कि वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट के बीच में रिलेशन था, तो आप जानते हैं कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। बिल्कुल सही। अगर मैं इससे निकालूंगा मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2, तो वेपर डेंसिटी कितनी है? वेपर डेंसिटी है 22.4 इंटू 2, यानी कि कितना हो गया? 44.8 लीटर, 44.8 लीटर। यानी कि इस तरीके से क्या आ जाएगा, इसका जो आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी लीटर के लिए मॉलिक्यूलर वेट की कोई यूनिट नहीं होती, बस आपने रिलेशन रखा कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। वेपर डेंसिटी कितना है? 22.4, और कितना है 2, तो 44.8। दैट्स क्लियर? क्लियर आ चुका है। क्वेश्चन कर सकते हो ना बेटा? इसी के क्वेश्चंस जब आप इसके और क्वेश्चंस बिल्कुल इसके जैसे ही हैं, जो आपको जब आप वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से नोट्स डाउनलोड कीजिए, उस नोट्स के अंदर ये क्वेश्चंस हैं। हम और क्वेश्चंस फिर आगे करते हैं। आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। आज का हमने फाइनली मोल तक का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हम स्टार्टअप करने वाले परसेंटेज कॉम्पोजिशंस वगैरह। ठीक है बेटा, थैंक यू आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक।